अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप्स सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कहते हैं दी पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। कि हम लोग यूजुअली जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या हाइट की बात करते हैं ना, कि ऑब्जेक्ट किसी हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है ज़मीन से, तो हम कहते हैं उसमें एक एनर्जी होती है जिसको हम लोगों ने नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। इसी तरह से कहते हैं अगर आप किसी कंप्रेस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हमारे पास होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही होती है लेकिन इलास्टिक होती है। हमारे पास वही एग्जांपल कह रहा है कि अगर सपोज करें ज़मीन से किसी हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी मतलब ये जब फॉल करेगा तो ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी पोजीशन जो है हमारे पास ग्रेविटी से, अगर ये ज़मीन से किसी हाइट एज के ऊपर पड़ा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह से अगर कोई स्प्रिंग है, आप उसके ऊपर कंप्रेस फोर्स लगाते हो तो इस स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो रही होगी। वो कौन सी हो रही होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली बच्चे पूछ लिया जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोजीशन के परस्पेक्टिव से होती है। तो अगर कोई जिस्म जो है वो जिस अर्थ से किसी हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाता है। कंप्रेस स्प्रिंग में एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चे, हमारा मेन टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पहले उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। कहते हैं द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। कहते हैं ये इस सारी डेफिनेशन को समझने की तरफ आते हैं। कहते हैं सपोज करें ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ से ना हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आपने क्या करना चाह रहे हैं? आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के इन्फिनिटी पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसको उठा के जो आप इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी एक पॉइंट 1 के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप इसको उठा के किसी इन्फिनिट पॉइंट पर एंड को नीचे इन्फिनिटी लूंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क करना पड़ रहा है बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी, के ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से, ज़मीन के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको नाम देंगे, वो वर्क बेसिकली स्टोर हो रहा है एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करवा रहे हैं। ज़मीन की सरफेस पे एक हमारे पास पॉइंट है, वहां से ऑब्जेक्ट को लेके जाना है इन्फिनिटी पे। तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू इन्फिनिटी, दैट इज कंसीडर एज ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग उसका फार्मूला बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कहते हैं मोस्ट कॉमनली तो हम लोग तो जब हाइट की बात करते थे तो हम लोग तो यूजुअली एक फार्मूला पढ़ते थे mgh। तो कहते हैं लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ना बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू है, लेकिन जब आप छोटी हाइट की बात करते हैं, लाइक अगर मैं स्मॉलर हाइट की बात करूंगी तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जेक्ट को उठाना है, किसी हाइट एज पे लेके जाना है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, जैसे आप वर्क करेंगे टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड टू हाइट एज, वहां पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो mgh होगी। क्योंकि बच्चे यहाँ पे हम स्मॉलर हाइट की बात करते हैं, वहां पे स्मॉलर हाइट में बच्चे जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट होती है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये नॉर्मल हाइट है। लेकिन अभी हम बात करें कि आपने ऑब्जेक्ट को उठाना है ज़मीन की सरफेस और इन्फिनिटी पे लेके जाना है और बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो वहां पे कह रहे हैं उस केस में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वो कम होती जाती है। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का बच्चे फार्मूला पढ़ते हैं जो डिस्टेंस के ना इन्वर्सली स्क्वायर के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे बहुत ज़्यादा तो फोर्स भी कम होती जाएगी। अब ऑब्जेक्ट को आप स्मॉलर डिस्टेंस पे मूव नहीं करवा रहे, बल्कि आप उसको ज़मीन के सरफेस से किसी एक पॉइंट से इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, बहुत हाई डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस की बात करें। तो अगर लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। वो क्या होगा? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमारे पास फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वो वेरीज करेगी इनवर्सली थ्रू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के हिसाब से। अब बेसिकली हम लोग वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाएंगे पॉइंट टू इन्फिनिटी तक। लेकिन अब हमने ये बात की कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम मूव करवाते हैं ना, मतलब हम वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए पॉइंट 1 से n तक, तो हमारे पास फोर्स हमारे पास क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अब कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? फिर हम कैसे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे? कहते हैं डायरेक्टली हम बजाय इसके कि यहाँ से लेके पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, तो मैं डायरेक्टली एक ही
एक ही दफ़ा सारा वर्क डन फाइंड आउट करूँ। कहते हैं इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है, आप इस पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करें। पहले 1 से 2 तक वर्क डन मालूम करेंगे, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक, फिर 4 से 5 तक। तो छोटे छोटे इंटरवल्स को डिवाइड करेंगे। तो कहते हैं हम लोग इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए कि आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू इन्फिनिटी तक, तो आप ओवरऑल पूरा वर्क डन मालूम करने की बजाय आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को 1 से n तक डिस्टेंस को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे डेल्टा एल में, सच दैट कि हमारे पास जो फोर्स है, क्योंकि मैंने कहा जैसे जैसे बच्चे आप ऊपर जाते जाते हैं फोर्स कम होती जाती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ फोर्स कम हो रही होती है। तो कहते हैं हम इस डिफिकल्टी को ओवरकम कैसे करेंगे, हम पूरे पाथ को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। लाइक ये 1 से 2 तक है, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट्स है जिसकी लेंथ जो हमारे पास है कितनी है, डेल्टा आर। फिर हम 2 से 3 तक मालूम करेंगे डेल्टा आर, वो भी हमारे पास लेंथ एलिमेंट होगी। तो हम कहते हैं कि छोटे छोटे इतने आपने छोटे इंटरवल्स लेने हैं कि इसमें जो फोर्स हो वो इतनी ज्यादा चेंज ना हो, हमें ऐसा लगे कि जो चेंज आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम है, कि हमारे पास नेग्लिजिबल है, हमें ऐसा लगे कि इसमें तकरीबन फोर्स की वैल्यू क्या है वो सेम ही है, कि इतना वो आपस में 2 पॉइंट्स पास पास है। तो आपके लिए हर जो लेंथ एलिमेंट्स है ना, स्मॉल जो स्टेप्स आपने लिए हैं उनके लिए हमने इतने स्मॉल लेने हैं कि हमें लगे कि उस स्मॉल से स्टेप में ये एक दूसरे के पॉइंट्स इतने क्लोज हैं कि हमें लगे कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तकरीबन सेम है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के पास पास है। तो हम मेन्स कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो हेंस दी टोटल वर्क डन। अब वो आप क्या करेंगे, आप पहले वर्क डन मालूम करेंगे फ्रॉम 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5 और लास्ट पे सबको क्या करेंगे, ऐड अप कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है हम टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट पे सारे वर्क डन को, ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने वर्क डन मालूम करना है टू मूव दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। कीप दिस फ्रॉम माइंड, हम लोग इसको छोटे छोटे स्टेप्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बात की है पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक लेके जाते हुए आपके पास जो फोर्स है ना वो चेंज हो रही है, वो फोर्स हमारे पास कह लें कि कम हो रही है, इन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे अवे जाते जाएंगे अर्थ से, तो हमारे पास फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम बजाय इसके कि हम इन डिफरेंट फोर्स के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें, आप क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और ये स्टेप्स एक दूसरे के इतने पास होने चाहिए कि हमें लगे कि इतनी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे और यहाँ इस पूरे इंटरवल में डेल्टा आर में इतना ज़्यादा ह्यूज फोर्स चेंज नहीं हो रही, मतलब वो नेग्लिजिबल स्मॉल होती है। तो हमें ऐसा लग रहा होता है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट है कि एक दूसरे जितनी फोर्स हमारे पास पॉइंट 1 पे होगी उतनी अप्रॉक्सीमेटली 2 पे होगी, मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपस में वेरी क्लोज लेने हैं। तो इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, तो हम कहते हैं हमारे पास फोर्स क्या है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट है। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमने वर्क डन मालूम करना है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 से। कहते हैं सपोज करें हम लोग पॉइंट 1 से 2 तक वर्क डन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो पहले मैं पॉइंट 1 को ले लूंगी अर्थ के सेंटर के रेफरेंस से। तो मैं कहती हूँ सपोज करें जो पॉइंट 1 है उसका जो जमीन के सेंटर से डिस्टेंस है वो r1 है, जो पॉइंट 2 है उसका जमीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r2 है। आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं पॉइंट 1 से 2 के दरमियान, ठीक है। तो आपने अगर ये मेरे पास r2 है, ये डिस्टेंस मेरे पास r1 है, तो फिर इन दोनों के दरमियान का क्या होगा, डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके इक्वल होगा बच्चे, r2 में से अगर मैं माइनस कर दूं r1 को तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बच नहीं जाएगा। तो डेल्टा आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी R2 माइनस R1। तो यहाँ पे यही इसी बात को कह रहा है कि सपोज करें हमारे पास R1 और R2 जो है ना इनके डिस्टेंस है 1 और 2 का। अर्थ के सेंटर से मैंने पॉइंट 1 का डिस्टेंस R1 लिया है और पॉइंट 2 का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो मैंने R2 लिया है। आपने क्या मालूम करना है, हमने वर्क डन मालूम करना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 से के दरमियान। तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके इक्वल आ रहा है, R2 माइनस R1 के। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से 2 पे मूव करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स की कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे कुछ होगी। मैंने कहा था ये पॉइंट्स जो है ना वेरी क्लोज टू ईच अदर लेने हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इस रीजन में फोर्स कांस्टेंट है। कहते हैं ना फोर्स की वैल्यू यहाँ पे लें ना पॉइंट 2 पे लें, बल्कि कहीं बिटवीन ले लें, एवरेज वैल्यू ले लें, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू बच्चे अगर मैं इन बिटवीन लेना चाह रही हूँ तो वो कैसे लेते हैं, एवरेज वैल्यू हमेशा दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं ना 1 पे लें ना 2 पे लें, बल्कि इनके दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर ले लें। तो दरमियान पे मतलब आपने एवरेज वैल्यू लेनी है दोनों पॉइंट्स के, तो दोनों को सम करेंगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एवरेज दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आप फोर्स की वैल्यू लेंगे। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बच्चे 2 की वैल्यू मैंने पुट करनी है R2 की। कैसे पुट करेंगे बच्चे, ये देखें, ये हमने डेल्टा आर की वैल्यू निकाली थी ना इस फार्मूले में। डेल्टा आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, R2 डेल्टा आर वाज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। ये हमने यूज करनी है, तो मैं इसलिए साइड पे इसको साइड बॉक्स कर रही हूँ। एवरेज हमने कहा कि आप सेंटर वाला पॉइंट लेंगे, तो उसके लिए हमने एवरेज निकाला था R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें R2 की वैल्यू निकाल पुट ऑन करनी है। R2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये जो डेल्टा आर हमने फाइंड आउट किया था ना उसमें से R2 निकाल लें। ये R2 है, ये माइनस है, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये देखिए R2 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के इस एवरेज वाले फार्मूले में पुट ऑन करें इसको,
R2 की जगह फिर क्या आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। बच्चे ये 2R नहीं हो गया, एक आर ये R1 ये एक R1 ये प्लस डेल्टा आर, तो ये 2R1 मेरे पास आ जाएगा और प्लस डेल्टा आर आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, उसको देख लें। मतलब ये 2R1 हो जाएगा और बच्चे ये 2 दोनों के नीचे डिवीजन में है, तो ये 2R1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूंगी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से खत्म हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा R1 बच जाएगा प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टेप इसके बाद बच्चे ये याद रखिएगा, ये वाला स्टेप होगा 2R1 प्लस डेल्टा आर, तो 2 को दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 से खत्म हो जाएगा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आर किसके इक्वल आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। कहते हैं हमारे पास हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना फाइंड आउट करनी है एट दिस सेंटर ऑफ दिस स्टेप। मैंने वही आपको बात की थी कि आप पॉइंट 1 से 2 पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ना बच्चे फोर्स में, यहाँ पे कम है, लेकिन जैसे डिस्टेंस थोड़ा सा आप इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारे पास कम होगी। तो आप क्या लेना, पॉइंट 1 लेना, पॉइंट 2 ले, बल्कि इन बिटवीन वाला कोई पॉइंट ले लें। तो कहते हैं इन बिटवीन पे आप एवरेज वैल्यू लेंगे, उसके ऊपर फोर्स मालूम करेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है GMM ओवर R स्क्वायर। तो आपने R एवरेज लेना है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाली वैल्यू लेनी है, ना R1 लेना है ना R2 लेना है। यहाँ पे अब हमारे पास कह रहे हैं M हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको पॉइंट 1 से 2 पे मूव करवा रहे हैं, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, G वैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है बच्चे। अब हमारे पास फोर्स के फार्मूले में हमें क्या चाहिए, GMM ओवर R स्क्वायर। R नहीं चाहिए बच्चे, आपने जो एवरेज वैल्यू निकाली थी ना R की, अब उसका स्क्वायर लेना, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो वो वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर मैंने एवरेज की वैल्यू निकाली है उसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा बच्चे ये फार्मूला हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर लग रहा है? आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ना, A प्लस B का होल स्क्वायर, हम लोग मोस्ट कॉमनली मैथ्स में इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह का अगर फार्मूला आ जाए तो इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन करते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो आपके पास ये फार्मूला भी तकरीबन ऐसे लग रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर कैसे आ रहा है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, प्लस 2AB 2, और A हमारे पास R1 है, B मेरे पास डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 है। अब इस सारे को देखें बच्चे, ये 2 से खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा मेरे पास R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर। अब यहाँ पे डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है, कहते हैं इस वाली टर्म को हमने निगलेक्ट करना है। यहाँ पे ना हमने एजम्पशन लिए कि जो पॉइंट 1 और 2 है ना बच्चे, ये एक दूसरे के वेरी क्लोज टू है, मतलब ये बहुत आपस में पास लिए जाते थे, ताकि हमने कहा था कि फोर्स तकरीबन हमें ऐसा लगे कि वो कांस्टेंट या वो चेंज नहीं हो रही। तो हमने ये पॉइंट्स बहुत पास लिए थे, मतलब ये इंटरवल बहुत छोटा लिया था बच्चे। अगर ये छोटा इंटरवल है, हम उसको बाद में छोटे इंटरवल को डिवाइड भी कर रहे हैं स्टेप में, और डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर भी ले रहे हैं। कीप दिस टू माइंड बच्चे, आप अगर किसी चीज़ की वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं ना, वो मजीद छोटी हो जाती है, मतलब 0.5 का स्क्वायर लेंगे ना वो मजीद छोटा हो जाएगा। तो अगर छोटी वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो छोटी हो जाती है, मतलब डेल्टा आर पहले ही छोटा था, उसको 2 से डिवाइड करें, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर भी ले रहे हैं। तो कहते हैं ये बहुत छोटा है डेल्टा आर बनिस्बतन R1 के, कि आपने जो किसी इस पॉइंट का R1 का सेंटर से डिस्टेंस था, इसके कंपैरिजन में डेल्टा आर बहुत छोटा है। आप उसका स्क्वायर ले रहे हैं, उसको 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हम इस वाले फार्मूले को जीरो निगलेक्ट कर लेंगे। हम कहेंगे सपोज करें इट इज वेरी स्मॉल दैट इट कैन बी निगलेक्टेड, तो हम इसको जीरो के ज्यूम कर लेंगे इक्वल। तो बाकी आर स्क्वायर का फार्मूला क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर। ये 2 से खत्म हो गया। अब डेल्टा आर की वैल्यू बच्चे हमने ऊपर पढ़ी थी R2 माइनस R1, तो यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू इसमें ये वाली पुट करें। जब ये वाली वैल्यू इसमें पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, R1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ये देखिए ये R1 का स्क्वायर, इसी तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो R1 R2 आया, प्लस माइनस माइनस R1 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये भी R1 है ये भी R1 है बच्चे। ये प्लस का R1 स्क्वायर है, ये माइनस का है, तो ये प्लस का माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी इसकी, तो बाकी क्या बचेगा R1 R2। तो ये देखें इसने इसको डायरेक्ट ही कर दिया, आर स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल आ गया, R1 R2 के। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या आया, GMM ओवर R1 R2। आर की स्क्वायर की जगह बच्चे आपने क्या ले लिया, R1 R2 ले लिए। अब हम लोग वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है 1 से 2 तक। वर्क डन का फार्मूला हम पढ़ते हैं F डॉट डेल्टा आर, मतलब प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अब ये देखिए मुझे आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं पॉइंट 1 से 2 तक, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया पॉइंट 1 से 2 तक, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन आपके पास जो ग्रेविटी की फोर्स है वो तो नीचे की तरफ लग रही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आएगा, 180। बच्चे हम लोग जो ये वर्क डन देख रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवा रहे हैं, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 180।
तो ये देखें, ये cos 180 ले लिया बच्चे, डॉट की जगह cos थीटा होते हैं तो f डेल्टा आर cos 180, cos 180 कितना होता है -1 होता है, तो f डेल्टा आर माइनस आ जाएगा, माइनस f डेल्टा आर आ जाएगा, क्योंकि cos 180 की जगह क्या आ जाएगा -1। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में f की वैल्यू पुट ऑन कर देनी है और डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर देनी है। f की वैल्यू बच्चे हमने क्या देखी थी, वो हमारे पास जी एम एम ओवर R1 R2 डेल्टा आर, उसी तरह से वैसे डेल्टा आर की भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। f की वैल्यू उसने जी एम एम इंटू डेल्टा आर की बजाय यहाँ पे जो R1 R2 था उसको डेल्टा आर के नीचे लिख दिया R1 R2। अच्छा, हम लोगों ने ना यहाँ पे उसको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करवा रहे हैं और जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में है, तो ऑपोजिट है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव आया। डेल्टा आर की आप मूवमेंट करवा रहे थे तो डेल्टा आर हमने लिया था बच्चे 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लिया था। ये देखिए, ये डेल्टा आर हमने शुरू से बताया था कि जो इंटरवल था R2 में से R1 को माइनस किया था, तो R2 की डेल्टा आर की वैल्यू इधर पुट ऑन कर दी है इस मामले में, R2 की वैल्यू हमने डाल दी है। अब जी ये देखें, ये स्टेप ना 1 से 2 तक है। अब ये देखें, ये R2 है तो ये डिवाइडेड बाय R1 R2, ये R1 R2 इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को अलग-अलग लिखते हैं। आप क्या करें, इसको इक्वल साइन करके, हमारे पास ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है तो आप इसको क्या करें, दोनों के नीचे राइट डाउन करें, लाइक मतलब ये R1 R2 के नीचे भी डिवाइडेड है, माइनस R1 के नीचे भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। चाहिए R2 R2 से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ओवर R1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे R1 R1 से खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 ओवर R2। तो इस स्टेप के बाद बच्चे ये वाला स्टेप आ रहा है, ठीक है। तो ये इसने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप इसके बाद स्टेप को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ कैंसिल हो रही है R2 R2 से खत्म हो रहा है तो 1 ओवर R1 आ जाएगा और सो ऑन। अब ये वर्क डन हमारे पास आ गया पॉइंट 1 से 2 तक, तो हमें पता चल रहा है कि जो पहले पॉइंट का डिस्टेंस है जमीन के सेंटर से वो पहले आ रहा है, जो सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस है वो बाद में आ रहा है। बाकी ये सारे तो फैक्टर कांस्टेंट है ना, जी भी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, जो ऑब्जेक्ट मूव करवा रहे हैं पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक वो भी कांस्टेंट है। तो आपके पास चेंज किस तरह से आ रहा है, आपके पहले पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से वो पहले आ रहा है, दूसरे का दूसरे पे आ रहा है और दरमियान में माइनस साइन आ रहा है। तो 2 से 3rd, ये 1 से 2 तक था, तो कहते हैं सिमिलरली आप सेकंड से 3rd पॉइंट तक का भी मालूम कर सकते हैं। जैसे लाइक देखिए, वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, अब हमने मालूम नहीं करना उसको, जैसे हमने पहला फार्मूले से निकाला है उसी तरह से उसको लिख देंगे, माइनस जी एम एम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, 1 ओवर R2 मतलब दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जमीन के सेंटर से क्या होगा R2 माइनस पहले वाला डिस्टेंस पहले, बाद वाला डिस्टेंस बाद में, 1 ओवर R3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइंड में सिर्फ यही रखिएगा कि पहले पॉइंट का डिस्टेंस पहले सेंटर से और दूसरे का दूसरे बाद में। इसी तरह से हमारे पास 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। लास्ट वाला स्टेप क्या होगा, n-1 2 एंड लाइक जी, ये अगर पॉइंट 10 है तो उससे पीछे वाला क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। तो आपने वर्क डन निकाला फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, फिर हमने 2 से 3, तो अब लास्ट पे क्या होगा, n-1 to n तक, ठीक है। n से एक पीछे नंबर होगा ना, लाइक हम इसको अगर 100 ले लें तो इसको मैं लिख सकती हूँ 100 - 1 तो 99 ही होगा, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, n उससे पीछे वाला क्या होगा, n-1। तो लास्ट 2 स्टेप्स के लिए वर्क डन क्या होगा, उसी तरह से माइनस जी एम एम कॉन्स्टेंट है इंटू ब्रैकेट में 1 ओवर इसका डिस्टेंस सेंटर से पहले R(n-1) और इसका डिस्टेंस बाद में 1 ओवर Rn। अब आपने टोटल मालूम करना है तो इन सारे वर्क डन को क्या करेंगे, 1 से n तक इसको ऐड अप कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, 2 से 3 अप टू सो ऑन n-1 से लेके n तक। कुछ अब इन सब में कॉमन क्या था, इन सब में कॉमन यही था, माइनस जी एम एम, ये कॉन्स्टेंट था तो ये सब कॉमन है, तो इन सबको कॉमन निकाल लिया तो जी एम एम कॉमन निकला है। बाकी क्या बचा, माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 एंड सो ऑन, इन सबकी वैल्यू बाकी बच गई। अब बच्चे ये ब्रैकेट्स खोल दें, ये देखें दरमियान में प्लस है तो ये ब्रैकेट्स खोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2, ये माइनस में है ये प्लस में है, ठीक है। ये माइनस में है 1 ओवर R3, तो इससे वाला अगला वाला क्या होगा, प्लस 1 ओवर R3 होगा, तो ये अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो ये दरमियान वाली ये प्लस में है तो इससे पीछे वाला क्या होगा, ये 1 ओवर माइनस 1 ओवर Rn-1 होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये पीछे वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इससे पीछे वाली क्या होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पे दरमियान वाली सारी की सारी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अगर एक दफ़ा माइनस में है तो अगली दफ़ा पॉजिटिव में होंगी, फिर माइनस में कोई अगली वैल्यू तो उसकी प्लस में भी होगी। तो ये सारी प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ टर्म्स कौन सी बचेंगी, या पहले वाली बचेगी या लास्ट वाली बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि हमारे पास अगर हम बात करें कि अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया, टोटल वर्क डन था। अब कहते हैं हमारे पास जो Rn हमने पॉइंट लिया था, एन पॉइंट कहाँ पे लिया था, इन्फिनिटी पे लिया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये जो पॉइंट है ना ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो बच्चे अगर ये इन्फिनिटी पे ले रही हूँ तो इसका जो अर्थ से डिस्टेंस होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, तो हमारे पास Rn किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा।
तो आर इन इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे 1/इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चे। 1/इन्फिनिटी जो होता है ना वो बेसिकली जीरो होता है, किसी भी चीज़ के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो उसकी जगह जीरो आ जाता है, तो ये साइड के साइड टर्म क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओवरऑल माइनस GMM और RN। बच्चे ये आप वर्क डन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी, मतलब ऊपर लेके जा रहे हैं, हाइट में चेंज आ रहा है। हाइट में चेंज आ रहा है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कब लेते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को जमीन के सरफेस के किसी पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत ज्यादा लार्जर डिस्टेंस पे लेके जाए, तो वहां पे हम उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस किसी डिस्टेंस आर के ऊपर जमीन के सरफेस पड़ा था, उसको उठा के लेके जा रहे थे इन्फिनिटी पे, तो वहां पे जो आपको वर्क करना पड़ रहा है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और इसी को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के साथ, मतलब डिस्टेंस दूर जाते जाएंगे ना जमीन के सेंटर से, तो हमारे पास क्या होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती, जो नेगेटिव साइन है वो कम होता जाएगा। नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती है ना वो उतनी ज्यादा होती है। तो कहते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू कम होगी, तो ये लेस नेगेटिव होगी, मतलब छोटी वैल्यू आएगी जो नेगेटिव में होगी। इसका मतलब है यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी हो बच्चे, उसका मतलब होता है हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये नेगेटिव है, ओवरऑल आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू कम होगी, लेकिन ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है आप जमीन की सरफेस से जितना ऊपर जाते जाएंगे, हाइट में चेंज की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस लेके इन्फिनिटी तक मूव करवाना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको GMM और R, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो हमने ऑब्जेक्ट की सरफेस पे एक पॉइंट था, वहां से आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया था इन्फिनिटी पे। कहते हैं अगर हम बात करें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन के सरफेस के किसी पॉइंट पे नहीं पड़ा, बल्कि वो डायरेक्ट जमीन की सरफेस पे ही पड़ा है, और उसी पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं किसी इन्फिनिट पॉइंट पे। तो बच्चे अब हमारे पास जो इसका जमीन के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, अब R1 R2 तो नहीं होगा, अब तो वो जमीन के रेडियस के इक्वल ही होगा ना। तो फिर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें स्मॉल r की जगह R1 की बजाय कैपिटल R आ जाए। तो ये देखिए उस केस में फिर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, GMM ओवर R के इक्वल आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस GMM ओवर R। कहते हैं इसमें नेगेटिव साइन बेसिकली आपको बता क्या रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्टिव है, मतलब उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पे इस्तेमाल करें। कहते हैं ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बेसिकली काम बता क्या रही है कि आपने ऑब्जेक्ट को जमीन के सरफेस से मूव करवाना है इन्फिनिटी तक, जहां पे आपके पास ग्रेविटी क्या हो रही है, जीरो जीरो हो जाएगी, क्योंकि बच्चे इन्फिनिटी पे तो जमीन की अट्रैक्शन रहेगी नहीं, तो फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी, ग्रेविटी की वजह से जीरो हो जाएगी, ग्रेविटी नहीं होगी। तो ये आज का हमारा बस लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया। बच्चे ये आपके पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है 4.4, व्हाट इज मीन्ड बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे पहले एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। मतलब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ये डेफिनेशन है उसकी स्टार्ट में ये आप लिखेंगे, बाद में मुझे अगर आप ये कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो कर ले, अदरवाइज ये बेटर ऑप्शन है कि आप बता दें कि आप सिंपल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी MGH इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाइट पे बात करते हैं, इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। फिर यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से ड्राइव हो रहा है, तो यहाँ से लेके ये एंड तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। ये जो इससे ऊपर मैंने आपसे बात की थी, ये कंप्रेस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये जस्ट MCQ के लिए पैसेज है, ये उसके लिए पढ़ना आपने, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे मजीद कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।